टेलीफोन की घंटी से रमाकांत जी का ध्यान भंग हुआ। रिसीवर उठाकर उन्होंने कहा, हेलो बाबा, मैं विनोद बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? आरोही कैसी है? एक सांस में रमाकांत जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबा हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ही है बेटा, अब इस उम्र में तबीयत का क्या है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। अब तो ज़िंदगी दवा के सहारे चल रही है। बहुत दिन बाद आज मेरी याद आई है। बाबा क्या करूं, इतनी व्यस्तता हो गई है कि समय ही नहीं मिल पाता। रोज़ ही सोचता हूं फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्तता हो ही जाती है। सच कह रहे हो बेटा, जैसे जैसे तुम्हारी पदोन्नति होगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी और व्यस्तता भी। बाबा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो ना, बुरा मानने की क्या बात है। मैं सोच रहा था माँ के चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हम लोग भी आपसे मिलने कभी कभार ही गांव आ पाते हैं। अगर आप ठीक समझे तो हमारा गांव का मकान बेचकर आप भी ऑस्ट्रेलिया चले आए। यहाँ मुन्नी और बिट्टू के साथ आपका समय भी कट जाएगा और हम लोग भी आपकी ओर से निसंकित हो सकेंगे। विनोद का प्रस्ताव रमाकांत जी को ठीक ही लगा। सोचने लगे, नौकरी से रिटायर हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं और कितने दिन चलूँगा। किसी दिन आंख बंद हो जाने पर विनोद मेरी अर्थी को कंधा भी देने नहीं आ पाएगा। लिहाजा रमाकांत जी ने अपनी सहमति दे दी। विनोद ने पेपर में विज्ञापन देकर मकान का सौदा कर लिया और निश्चित समय पर गांव आकर विनोद ने पैसों का लेन देन कर लिया। पोस्ट ऑफिस से MIS और बैंक में जो कुछ रमाकांत जी ने रखा था उसका भी ड्राफ्ट विनोद ने अपने नाम से बनवा लिया। गांव की संपत्ति बेचने के बाद वे लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। विनोद ने कहा, बाबा आप यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं चेक इन करके आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। सोफे पर रमाकांत जी बैठ गए। उनका मन अतीत में खो गया। जिंदगी के एक एक पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को इतने शौक से बनवाया था उसे बेचते समय मन कचोट रहा था। सर्विस में रहते हुए रमाकांत जी ने पत्नी कांता से कहा था, तुम्हारी इच्छा हो तो कंपनी का क्वार्टर ले लेते हैं, आराम से रहेंगे। परंतु कांता तैयार नहीं थी। कहने लगी, आज हम आराम से रह लेंगे, परंतु रिटायर होने पर फिर तो फुटपाथ पर आना पड़ेगा। बच्चे कहाँ रहेंगे? चाहे जिसे भी हो, एक छोटा मोटा मकान या फ्लैट अपनी कंपनी से ऋण लेकर ले लो। कम से कम बुढ़ापे में इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक के साथ रमाकांत जी ने यह मकान बनवाया था। कांता भी तो थोड़े ही दिन मकान में रह पाई। अचानक एक दिन रात को उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। रमाकांत जी ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी कांता को बचाया नहीं जा सका और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कांता की मौत के बाद विनोद और आरोही गांव आए और कुछ दिनों बाद वे वापस चले गए। उनके जाने के बाद इस बार रमाकांत जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। कहीं पर भी मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना मानो घर काटने के लिए दौड़ता हो। खाना पकाने और झाड़ू पोछा आदि के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम मेरा नाम रमाकांत शर्मा है, मेरे बेटे का नाम विनोद शर्मा है, हमें ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट पकड़नी थी, वह चेक इन के लिए आया होगा। काउंटर पर कार्यरत महिला ने यात्रियों की लिस्ट देकर बताया, जी हाँ, विनोद शर्मा नाम की यात्री ने चेक इन किया था। ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट निकले हुए
आधे घंटे से अधिक समय हो गया है। परंतु मैडम, उसी फ्लाइट से तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे बिना लिए ही फ़्लाइट चली गई? अंकल जी, जितनी भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई यात्री छूटा नहीं है, अन्यथा हमारी ओर से घोषणा जरूर की जाती है। महिला ने कहा, तो क्या मुझे बिना लिए ही विनोद चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। यह कैसी जालसाजी है? रमाकांत जी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वे सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। सोचने लगे, विनोद क्या इतना निठुर हो सकता है, जिसको पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिन न्यौछावर कर दिए। हर तरह की कटौती करके विनोद की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी हमने नहीं आने दी। ले देकर विनोद हमारा इकलौता बेटा है। मैं और कांता हमेशा ही उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखते थे। आज जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत थी तो वह मुझे बेसहारा छोड़कर धोखा दे गया। इसी उधेड़-बुन में विनोद के बचपन की याद ताज़ा हो गई और एकाएक दृश्य उनके मांसपटल पर प्रतिबिंबित होने लगा। बचपन से ही विनोद काफ़ी मेधावी था। अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता। उसकी पढ़ाई से रमाकांत जी और कांता संतुष्ट थे। इसीलिए दोनों अपना पूरा ध्यान विनोद और उसकी पढ़ाई की ओर लगाते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि विनोद पढ़ लिखकर एक कामयाब इंसान बने। विनोद परीक्षाओं में पोजीशन लाता गया और हायर सेकेंडरी में तो वह मेरिट लिस्ट में आया। सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिलने पर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था। रमाकांत जी की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उसे पढ़ाने के लिए विदेश भेज सके। विनोद को बाहर भेजने के चक्कर में रमाकांत जी ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, किसके सामने हाथ नहीं पसारे। पैसों के लिए बड़े भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखेंगे। तभी से दोनों भाइयों के बीच एक कटुता आ गई थी और आपसी संबंध ही एक तरह से टूट गया। रमाकांत जी सोचने लगे कि चाहे जैसे भी हो विनोद को बाहर भेजना ही है। कुछ सरकारी छात्रवृत्ति, कुछ पीएफ से ऋण और कुछ अन्य स्रोतों से व्यवस्था कर के आखिर में वे विनोद को विदेश भेजने में कामयाब हो गए। ऑस्ट्रेलिया में विनोद का एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिससे वहीं पर उसे जॉब भी मिल गई और वह अपना ध्यान वहीं लगाने लगा। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर रमाकांत जी का ध्यान टूटा। वह पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा यह तो मैं भी नहीं जानता। मुझे बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, परंतु वह मुझे छोड़कर चला गया है। अब तकदीर मुझे जहाँ ले जाएगी वहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर रमाकांत जी खड़े हो गए और सोचने लगे, इस मुसीबत की घड़ी में किसके पास जाऊं? कौन मुझे सहारा देगा? उन्होंने दिमाग पर काफ़ी जोर दिया, परंतु कुछ भी सूझ नहीं रहा था। चहलकदमी करते हुए वे एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ते गए। अचानक उनके जहन में बचपन के दोस्त मनोज की याद आई। दोनों साथ साथ स्कूल व कॉलेज में पढ़े थे और उनका आपस में पारिवारिक संबंध भी था। वे सोचने लगे, क्या मनोज मेरी मदद करेगा? क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया होगा? वैसे मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था। सिर्फ विनोद के करियर की वजह से मैं मनोज की पत्नी विनीता की बात नहीं मान सका। विनीता चाहती थी कि उनकी बेटी नंदिनी की शादी विनोद से हो जाए, ताकि वह अपनी आंखों के सामने बेटी का घर बसता देख ले। विनीता को मालूम था कि उसे जो बीमारी लग गई है, अब वह ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उसने शादी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था, परंतु उसी समय विनोद विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए यह प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं था।
और हमने इतनी जल्दी में शादी करने से मना कर दिया था। फिर भी मनोज के अलावा उसे कोई नहीं सूझ रहा था। सोचा चलकर देखने में हर्ज ही क्या है, हो सकता है अब तक उसने माफ़ कर दिया हो। उसके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उसका मन पिघल जाए। एक बार मनोज के घर चलता हूँ, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। यह सोचते हुए वे मनोज के घर की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर पश्चात मनोज के घर वे पहुँच गए और दरवाजे पर लगी कॉल बेल का स्विच दबाकर कॉल बेल की आवाज़ सुनकर मनोज की नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? मनोज घर में है? जी हाँ, बाबूजी तो घर में ही हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो कि उनका दोस्त रमाकांत शर्मा आया है। उसने जाकर मनोज से कहा, कोई रमाकांत शर्मा नामक सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको अपना मित्र बताया है। रमाकांत शर्मा का नाम सुनते ही मनोज ने कहा, उन्हें अंदर बुलाकर सोफे पर बैठाओ। जैसे ही मनोज ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, रमाकांत के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, जबान नहीं खुल रही थी। उनका मन अपने बचपन के साथी के सामने जी भर कर रो लेने को कह रहा था। मनोज ने पास जाकर रमाकांत जी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, रमाकांत क्या बात है? इस तरह से ज़ोर ज़ोर से रोए क्यों जा रहे हो? यह क्या हालत बना रखी है? रमाकांत जी की घीघी बंद गई। ज़बान से एक शब्द ही नहीं निकल रहा था तो सिर्फ आंसुओं का सैलाब। मनोज ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, लो पहले थोड़ा पानी पियो, शांत हो। अब तुम मेरे पास हो, अपने जिगरी दोस्त के पास। रमाकांत जी ने पानी का गिलास लेकर एक ही सांस में पूरा पानी का गिलास खाली कर दिया। उन्हें लगा कि उनका तन मन शीतल हो रहा है, तनाव भी धीरे धीरे कम हो रहा है और उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोल उठे, मैं क्या बताऊं तुझे? इस उम्र में आकर मैं अपनों के द्वारा ही चला गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का दिन देखना पड़ेगा, जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। मैं कुछ समझा नहीं, कुछ खुलकर भी बताओगे या इसी प्रकार सिर्फ पहेलियाँ बुझाते रहोगे? तुम्हारी हालत देखकर मेरे जहन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद रमाकांत जी ने सारी घटना मनोज के सामने बयां कर दी। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए रमाकांत जी की एक एक बातें बड़े ध्यान से सुनी। अब रमाकांत जी के इस हालत में पहुंचने का कारण स्पष्ट हो चुका था। मनोज कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, जिस पिता ने अपने बेटे को पढ़ाने और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उसके साथ ऐसा सलूक। उसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अपनों से भी जिसने संबंध खराब कर लिए, उसे ऐसा करते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पालते पोसते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें धोखा मिले? आजकल के बच्चे कितने स्वार्थी हो गए हैं। माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाते हैं, परंतु 4-4 बच्चे एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकते। जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है तो बच्चे उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। मनोज का मन गलानी से भर गया। सोचने लगे, इससे अच्छी तो लड़कियां होती हैं जो पराए घर जाकर भी जीवन भर माँ बाप के सुख दुख को बांटने की कोशिश करती है। उन्हें अपनी बेटी नंदिनी की याद आ गई। दूर रहते हुए भी बाबा का हालचाल पूछे बगैर सोती नहीं। फ़ोन पर ही 1000 हिदायतें देती रहती है। बाबा, नाश्ता व भोजन समय पर कर लेना, दवा समय समय पर लेते रहना, सुबह शाम पार्क में टहलना जरूर, सेहत का ख्याल रखना, खाली समय का उपयोग पुस्तकें पढ़कर टीवी देखकर करना। आजकल क्रिकेट का मैच भी हो रहा है, उसे देखना, आदि आदि। रमाकांत जी कहने लगे, मनोज अब मैं क्या करूं?
कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेहतर हो मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। क्या कह रहे हो रमाकांत? मेरे रहते तुम्हें वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मैं अकेला रहता हूँ। शादी के बाद नंदिनी के पूना चले जाने से मैं भी तो अकेला हो गया हूँ। मेरी मदद करने के लिए काम वाली है। अच्छा है तुम भी आ गए हो। अब हम दोनों का समय आराम से कट जाएगा। पुरानी बातें हमें जीवन जीने की प्रेरणा देगी। मुझे उम्मीद है तुम ना नहीं करोगे। रमाकांत जी का सर कृतज्ञता से झुक गया था। उन्हें लगा कि आकाश के गहन अंधकार में आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। धन्यवाद।